हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सन 2017 यूपी टेट के अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर लेवल के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार वीडियोस अपलोड की हैं और साथ ही साथ सॉल्व्ड पेपर और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, जो कि आपको यूपी टेट के इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग सिर्फ 30 सवालों को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हर सवाल से मुताल्लिक 2 या 3 अहम पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है, यानी कि मरसिया जो है वो किस लफ्ज़ से बना है। तो दोस्तों, जो मरसिया है वो लफ्ज़ रेसा से बना है। लफ्ज़ रेसा के माने क्या होते हैं? रोना पीटना, इजहार गम करना होता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी ख़ास आदमी की या फिर किसी भी मुअज़्ज़िज़ आदमी की मौत पर इजहार गम करते हैं तो उसी नज़्म को मरसिया कहा जाता है। लेकिन आजकल दौरे हाजिर में मरसिया से मुराद वो नज़्म है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत के बारे में और उनके गम और मसाइब बयान किए जाते हैं। अगला सवाल यह है कि आहंग किसका शेरी मजमुआ है। तो दोस्तों, जो आहंग है ये असरारुल हक मजाज का शेरी मजमुआ है। आहंग जो है वो मजाज का पहला शेरी मजमुआ है, जो कि 1930 में शाये हुआ था। अगला सवाल यह है कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। तो दोस्तों, गुबार खातिर से मुताल्लिक सवालात थोड़ा सा बदल के भी पूछे जाते हैं। कभी कभार ये पूछा जाता है कि गुबार खातिर क्या है, क्या ये मकतूब है या फिर सवाने हयात है, नाविल है या फिर खाका है। तो ऐसे सवाल जब आपको देखने को मिलें तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि गुबार खातिर जो है वो खतूत का मजमूआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके खतूत का मजमूआ है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। जब भी खतूत की बात आती है तो मिर्ज़ा गालिब का नाम सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है, क्योंकि उनके खतूत उर्दू नस्र में बहुत ही शाहकार माने जाते हैं। वो खुद अपने मुताल्लिक कह रहे हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मिर्ज़ा गालिब के 2 बहुत ही अहम खतूत के मजमूए हैं। पहले का नाम है उर्दू मुअल्ला और दूसरे का नाम है एवद हिंदी। अगला सवाल यह कि फसाने अजायब के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो दोस्तों, रजब अली बेग सुरूर फसाने अजायब के मुसन्निफ है। जबकि मीर अमन की बात करूं तो मीर अमन ने किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जुमा किया था। किस ज़बान में? आसान उर्दू ज़बान में, और इसी तर्जुमा का नाम बागो बहार पड़ा था। जबकि मीर शेर अली अफसोस के बारे में बात करें तो इन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा बाग उर्दू के नाम से किया था। अगला सवाल है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो शेर है वो सिन्फ़ सुखन से किस सिन्फ़ सुखन से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, इस शेर के मुताल्लिक थोड़ा सा सवाल बदल के ये भी पूछ देता है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है। तो दोस्तों, इसमें सनत तस्बीह है, क्योंकि यहाँ पे महबूब के होठों की नाजुकी की तुलना, कंपेरिजन, तशबीह दी जा रही है गुलाब की पंखुड़ी से, इसलिए इस शेर में सनत तशबीह है। लेकिन पूछा जा रहा है कि ये किस सिन्फ़ सुखन से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, ये जो शेर है वो मीर तकी मीर की बहुत ही मशहूर गज़ल का है, यानी कि ये शेर गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल कि मदह या मुज़म्मत अज्ज़ा है। दोस्तों, जब हम लोग किसी भी बड़े आदमी की, किसी भी सरवतमंद बादशाह या फिर औलिया की तारीफ़ करते हैं तो वो होता है कसीदा, और ठीक इसके उल्टे जब हम लोग किसी बुरे आदमी की बुराई करते हैं, मुज़म्मत करते हैं, तो वो भी कसीदा ही कहलाता है। यानी कि मदह या मुज़म्मत अज्ज़ा है कसीदे का। अगला सवाल यह है कि जो किसी लफ्ज़ से किसी तगय्युर से बना हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी लफ्ज़ से थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा तगय्युर से कोई भी अगर लफ्ज़ बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको हम लोग मुश्तक कहते हैं। ठीक है, मुश्तक कहते हैं।
मुश्तक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मुश्तक के माने होते हैं लिया हुआ, यानी कि किसी भी लफ्ज़ से जो लिया हुआ। जैसे पढ़ना एक लफ्ज़ है, मज़दर है पढ़ना, इससे मैं बना दूं पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या है, इसमें मुश्तक हो जाएगा। तो दोस्तों जो किसी लफ्ज़ से किसी तगय्युर से बना हो, थोड़ा सा चेंज करने के बाद बना, वो होता है मुश्तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि जिन अल्फाज या जुमलों से कोई जज्बा जैसे गुस्सा, ताज्जुब, हकारत, खौफ वगैरह ज़ाहिर हो, वहाँ कौन सी अलामत का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जब भी हम लोग किसी जुमला में बहुत गुस्सा दिखाएं या फिर ताज्जुब या फिर डर या फिर हकारत वगैरह ज़ाहिर करें, तो उसमें होता है फजाइया। चौथा वाला ऑप्शन देखिए, फजाइया का जो निशान है वो क्या है, ऐसे एक लंबा खड़ी पाई यानी कि अलिफ खींच के उसके नीचे एक नुक्ता दे देना, यही फजाइया का निशान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अगला सवाल की ज़ैल में हरफे अत्फ यानी कि कंजंक्शन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो और है चौथा वाले ऑप्शन में, ये हरफे अत्फ यानी कि कंजक्शन है। अगला सवाल ये है कि उस तवील नज्म को क्या कहते हैं जिसके अशार दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफिया हों और हर शेर हर शेर का काफिया पिछले शेर के काफिया से मुख्तलिफ हो, यानी कि एक लंबी सी नज्म हो और उसके दोनों मिसरे क्या हो, हम वज़न हो और हम काफिया भी हो, और हर शेर का जो काफिया हो वो उससे पहले वाले काफिया से अलग हो, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मसनवी। उर्दू की कुछ मशहूर मसनवी और उनके मसनवी निगार के बारे में मैं आपको बता दूं। शेरुल बयान ये मसनवी है मीर हसन के, गुलजार नसीम ये मसनवी है किसकी, गुलजार नसीम मसनवी है पंडित दिया शंकर नसीम की। जबकि ज़हर इश्क की बात करूं तो ये मसनवी है मिर्ज़ा शौक की, और दरियाए इश्क की बात करूं तो ये मीर तकी मीर की मसनवी है। तो ये मसनवियाँ हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि जिस सिफत से किसी चीज़ की गिनती मालूम हो उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, गिनती, इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सिफत अदद, यानी कि जिससे अदद यानी कि गिनती पता वो होती है सिफत अददी। अगला सवाल यह है कि 10 झेल में इसमें जमा कौन है। दोस्तों इसमें जमा को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कुर्सी कलेक्टिव नाउन है? जी नहीं दोस्तों, जाली भी नहीं है और डफली भी नहीं है। फौज क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें जो सिपाही होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो सिपाहियों के झुंड को फौज कहा जाता है, इसलिए जो फौज है वो कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा है। अगला सवाल कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो दोस्तों उर्दू की पैदाइश के मुतालिक, उसके आगाज़ और इर्तिका के मुतालिक माहिरीन ज़बान में बहुत सारे इख्तलाफात हैं और हर साल एक इख्तलाफ यानी कि किसी एक का कौल ज़रूर पूछता है। जैसे आपको पूछ देगा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है? तो याद रखिए ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। आपसे पूछ देगा कि उर्दू की पैदाइश सरजमीन सिंध में हुई, ये कौल किसका है? तो याद रखिएगा ये कौल जो है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। आपसे कह देगा कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके गर्दो निवाह है, ये कौल किसका है? तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तो ऐसे सवालात हर साल आपसे एक पूछे जाते हैं, यानी कि उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक एक सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया महमूद शीरानी का है। महमूद शीरानी की एक किताब का नाम ही है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल ये कि मुग़लों के अहद में हिंदुस्तान की दफ्तरी व सरकारी ज़बान क्या थी? तो दोस्तों मुग़लों के दौर में जो हिंदुस्तान की दफ्तरी और सरकारी ज़बान थी वो पर्शियन यानी कि फ़ारसी थी। अगला सवाल यह कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकले, ये कौल किसका है? अभी मैंने 2 सवाल पहले इसको मैंने अभी बोला है। क्या मैंने बोला है? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 76 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब का सन पैदाइश क्या है? तो दोस्तों गालिब पैदा हुए थे सन 1797 ईस्वी में। कहाँ पे पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। अगला सवाल कि रेख्ती का मुअज्जिद
किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेख्ती क्या होती है? रेख्ती औरतों की ज़बान में बात करना, यानी कि औरतों की ज़बान में बात को कोई अगर शायर रकम करता है तो वही जो सिनफ़ अदब है वो कहलाती है रेख्ती। इसके जो मुअज्जिद हैं, इसको ईजाद करने वाले हैं, उनका नाम रंगीन है। अगला सवाल ये है कि फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए की निशानदही कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं शोला शबनम की बात करूँ तो ये फैज़ अहमद फैज़ का बिल्कुल नहीं है, ये किसका है? जोश मलियाबादी का है। रूहे अदब भी जोश मलियाबादी का है। तो फैज़ अहमद फैज़ का जो शेरी मजमूआ है वो नक्शे फरियादी है। अगला सवाल यह है कि दिल ही तो है न संग व खश्त, दर्द से भर न क्यों आए, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें क्यों रुलाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो शायर है कह रहा है कि रोएंगे हम 1000 बार, यानी कि हम खुद से 1000 बार रोएंगे लेकिन हमें कोई ना रुलाए। तो ये जो शेर है वो किसका है? तो दोस्तों ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। अगला सवाल ये कि किस तरक्की पसंद शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? तो दोस्तों शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा जाता है जोश मलिहाबादी को। जोश मलिहाबादी से मुताल्लिक एक सवाल अक्सर पूछता है कि जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का क्या नाम है? तो दोस्तों जोश मलिहाबादी की जो खुद नविश्त है उसका नाम यादों की बारात है। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल के ऐसे पूछ सकता है कि यादों की बारात है क्या सवाने हयात है, खुद नविश्त है, खाका है? तो दोस्तों याद रखिएगा यादों की बारात जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। अगला सवाल कि मिंदाज़ा झेल में से कौन सा शेरी मजमूआ इकबाल का नहीं है? तो सबसे पहले इकबाल का कौन कौन सा शेरी मजमूआ है ये पता कर लेते हैं। बाले जिब्रील बिलाशुबा इकबाल का शेरी मजमूआ है। ज़रब कलीम भी इकबाल का शेरी मजमूआ है। अरमगान हिजाज भी इकबाल का ही शेरी मजमूआ है। अब बचा चौथा वाला ऑप्शन बेकरा, तो ये इकबाल का शेरी मजमूआ नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बेकरा जो है वो इकबाल का शेरी मजमूआ नहीं है। अगला सवाल कि किस नक्काद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया? दोस्तों गज़ल के मुताल्लिक बहुत सारे नक्काद ने इसके मुताल्लिक बहुत गलत नज़रियात दिए, यानी कि इसकी बहुत आलोचना की है। किसी ने ये कहा कि गज़ल में संडास की बदबू नज़र आती है, किसी ने ये कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। उसी ज़िम्न में ये कहा गया कि गज़ल जो है वो नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। तो ये जो कौल है वो किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का। दोस्तों एक कौल गज़ल के मुतालिक अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस है गज़ल के मुतालिक वो इन्हीं का है। इन्होंने गज़ल की तारीफ़ में कहा कि उर्दू शायरी की, उर्दू अदब की आबरू क्या है? गज़ल है। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। लेकिन यहाँ पे नीम वैसी सिनफ़े सुखन कौन कह रहा है? कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो दोस्तों किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा किया था मीर अमन ने बागो बहार के नाम से, और जो शेख सादी की गुलिस्तां थी उसका तर्जुमा हुआ था बाग़े उर्दू के नाम से। किसने किया था? मीर शेर अली अफसोस ने। अगला सवाल यह है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों इसके मुतालिक थोड़ा सा सवाल बदल के ऐसे भी पूछ सकता है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किताब है, लिसानियात की है, तारीख़ पे मबनी है या फिर शेरी मजमू है? तो याद रखिएगा मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू लिसानियात पे मबनी किताब है। ये किताब मसूद हुसैन ख़ां की है। मसूद हुसैन ख़ां का ये मानना है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास हुई थी। अगला सवाल ये कि बुलंद ख़्वानी के लिए यानी कि सस्वर वाचन के लिए कौन सी महारतें दरकार नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि सस्वर वाचन करें तो आप में किस कौशल का होना ज़रूरी नहीं है? तो दोस्तों अदायगी बहुत ही ज़रूरी है सस्वर वाचन के लिए। आवाज़ का ज़ेरो बम यानी कि जो उतार चढ़ाव होता है बोलते हुए पढ़ते हुए उसको होना भी बहुत ही ज़रूरी है बुलंद ख़्वानी में। और इजहार यानी कि अभिव्यक्ति कौशल भी होना बुलंद ख़्वानी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन बचा कि बुलंद ख़्वानी के लिए कौन सी महारत दरकार नहीं है, तो वो तज्ज़िया और मुहासिबा है। एनालिसिस करना और विश्लेषण करना
ये सस्वर वाचन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है कि प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को हम लैंग्वेज की जो टीचिंग कराते हैं उसका जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? क्या ज़बान की बुनियादी महारतें सिखाना, या फिर बच्चों की वजदानी और तख्लीकी सलाहियतों को उभारना, या फिर अदबी सरमाया से तलबा को रोशनास कराना, या फिर बच्चों के अंदर अदबी इक़्तिदार का शऊर पैदा करना। तो दोस्तों प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। अदबी सरमाया से तो बच्चों को हम लोग रोशनास नहीं करा सकते प्राइमरी लेवल में, और न ही उनके अंदर अदबी इक़्तिदार का शऊर पैदा कर सकते हैं, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचा दो। तो दोस्तों प्राइमरी दर्जा में अगर हम ज़बान की तदरीस कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि बच्चों की जो वजदानी और तहकीकी सलाहियतें हैं उनको उभारें। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाए। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि सर आप लोग निशान नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों मैं निशान लगाऊं चाहे न लगाऊं, लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सभी ऑप्शन को, ताकि आपको थोड़ा सा सोचने, गौर व फिक्र करने का मौका मिले, और आप खुद से मेरे बताने से पहले ही आप आंसर पे टिक कर लें। तो यहाँ पे हमारा बच्चों की वजदानी और तख्लीकी सलाहियतों को उभारना ही प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज की टीचिंग का मेन एम है। अगला सवाल है कि ज़बान की फ़नी महारतों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। दोस्तों ज़बान बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा? बोलना। उसके बाद वो जब बोलेगा तो वो पढ़ेगा तो वो लिखना भी सीखेगा, और अंत में वो समझेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, ज़बान की फ़नी महारतों की सही तरतीब है मेरे लिहाज से। ठीक है, मेरे लिहाज से यही सही ऑप्शन है। आप लोगों का मानना क्या है कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट में आप लोग डिस्कशन बिल्कुल करते रहिए। ठीक है, कमेंट आप करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा मिलेगा। मैं उर्दू को लेके यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं चाहता तो कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा देता। मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बहुत ही अच्छा अकेडमी पे मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उर्दू के एजुकेटर यूट्यूब पे नहीं हैं, कुछ बहुत ही लिमिटेड हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो काफ़ी नहीं है आपको टेट पास कराने के लिए। इसलिए मैंने ये ज़िम्मा उठाया है, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी तो मेरा साथ दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और आखिर तक देखिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंदाज़े कद्र से किस चीज़ का जायज़ा लेना मकसूद है? यानी कि जब हम लोग बच्चों का अंदाज़े कद्र करते हैं, उनका इवेलुएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं? क्या हम बच्चों की कमज़ोरी को चेक करना चाहते हैं, बच्चों की बच्चों की ज़बानदानी का, या फिर बच्चों की तालीमी तरक्की और उसके रवैये, शौक़, तसव्वुरात और आदतों का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, या फिर दर्जे में तलबा की मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों जब हम लोग अंदाज़े कद्र करते हैं तो हम क्या करेंगे? अब तक आपने अपने दिमाग में आंसर बना लिया होगा। जिन लोगों ने थर्ड वाले ऑप्शन को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग अंदाज़े कद्र करते हैं तो हम यही चेक करते हैं कि बच्चों की जो तालीमी प्रोग्रेस हो रही है, उनका जो एजुकेशनल प्रोग्रेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, बच्चों का रवैया क्या है, उनको किस चीज़ में शौक़ ज़्यादा है, और उनके तसव्वुरात और उनके आदतों का अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, एराब का क्या मतलब है? तो दोस्तों एराब अरबी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। एराब क्या होता है? ज़ेर ज़बर पेश, यही एराब कहलाता है। तो दोस्तों एराब का मतलब है हरूफ में ज़ेर ज़बर और पेश लगाना। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो दोस्तों यूपी टेट की तैयारी करने के लिए हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उर्दू के स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर भी रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको फ्री में PDF भी अवेलेबल करा रहा हूँ। उर्दू की कोई भी स्पेशल किताब टेट के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूँ
पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपके 25 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे। शर्त यह कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना आप भी मेहनत कीजिए और मेरे इस चैनल का सपोर्ट तो कीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ मिले तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।